देखिए, जैसे अभी आपको बताया गया कि कल ही राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने घोषणा पत्र जारी किया है। मुझे लगता है कि उसके बाद कुछ बहुत अधिक कहने को नहीं रह गया। ये घोषणा पत्र अपने में प्रमाण है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी की नीति क्या है, नीयत क्या है और हिमाचल प्रदेश को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की कल्पना क्या है। और मुझे लगता है कि यदि इसका गंभीरता और गहराई से अध्ययन किया जाए तो ये भी ध्यान में आएगा कि इसकी तुलना में जबकि कांग्रेस की सरकारों ने परस्पर परिवार की चिंता की, परिवार को बढ़ाने के लिए, वंशवाद को बढ़ाने के लिए प्राथमिकता दी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने समाज के उन वर्गों की तरफ ध्यान देने का प्रयास किया है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकारों की प्राथमिकता से छूट गए। और इसका प्रमाण इसी बात में है कि इस घोषणा पत्र का, एक संकल्प पत्र का एक अलग से संकल्प पत्र जारी हुआ है जिसमें 11 बिंदु हिमाचल की बेटियों, बहनों, महिलाओं के प्रति समर्पित हैं, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ग है जिसकी कांग्रेस पार्टी ने निरंतर अवहेलना की। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे प्रदेशों की तरह हिमाचल में भी ये संकल्प किया है कि हम महिलाओं का सशक्तिकरण भी करेंगे, उनकी सुरक्षा, सुविधा, सम्मान के साथ ये प्रयास रहेगा कि प्रत्येक महिला में इतनी क्षमता हो कि आने वाले वर्षों में वो मोदी जी के नेतृत्व में भारत की इस विकास यात्रा में हिमाचल की ओर से भी अपनी पर्याप्त भूमिका निभा सके। जैसे आप जानते हैं कि बेटियों को, परिवार की बेटियों के लिए, बीपीएल बेटियों के लिए शादी की दर बढ़ा करके 51,000 कर दी गई। इसी प्रकार माताओं और नवजात की देखभाल के लिए 25,000 की राशि, स्कूली छात्रों के लिए स्कूटियाँ, महिलाओं को होम स्टे की व्यवस्था, और इसी प्रकार से अनेकों ये 11 संकल्प हैं। यदि आप चाहें तो मैं दोहरा सकता हूँ। माता और नवजात की देखभाल के लिए देवी अन्नपूर्णा योजना के लिए 3 मुफ्त गैस सिलेंडर, 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को अटल पेंशन योजना में शामिल करना, और ऐसी महिलाएं जो आयुष्मान भारत से छूट गई हों या हिम केयर कार्ड से छूट गई हों, उनको स्त्री शक्ति कार्ड देना। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33%। ये मात्र एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जिसने पार्टी के भीतर भी पदों के लिए आरक्षण किया, और उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर भी एक विशेष ध्यान रखा गया। 12 जिलों में से प्रत्येक में 2 बालिका छात्रावासों का निर्माण करना। इसके अतिरिक्त मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जहाँ इस संकल्प पत्र से और इस घोषणा पत्र से ये भी आपके ध्यान में आएगा कि कांग्रेस पार्टी के विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल के लोगों के विकास और उन्नति के साथ साथ उनके स्वाभिमान की भी चिंता की है। जहां भिन्न भिन्न वर्गों के लिए अलग अलग प्रावधान रखे गए हैं, वहां अभी हाल ही में आपने देखा होगा कांग्रेस की एक प्रमुख नेता प्रतिभा जी का एक कथन आया कि करगिल तो एक बड़ा छोटा युद्ध था, जबकि हिमाचल के नाम पर सारे देश में गर्व मनाया जाता है कैप्टन बत्रा को लेकर के। तो मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो न केवल प्रत्येक वर्ग के साथ न्याय कर सकती है, बल्कि उसके सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान की भी चिंता कर सकती है। इसके अतिरिक्त जब हम बार बार डबल इंजन की बात करते हैं तो ये कहने मात्र बात नहीं है। आपने स्वयं देखा कि पहले 5 वर्षों में 2013 से लेकर के 17 तक, हालांकि मोदी जी की सरकार 2014 में बन चुकी, 26 मई 2014 को मोदी जी का शपथ ग्रहण हुआ, लेकिन अनेकों ऐसी योजनाएं जो बाकी देश में और बाकी प्रदेशों में, राज्यों में बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रही थी, हिमाचल प्रदेश में उनको धरती पर उतारने में समय लगा। उदाहरण के तौर पर उज्ज्वला योजना थी। ये जयराम जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद
जब भाजपा सरकार इसके प्रदेश में बनी है तो उसके बाद इसमें गति आई। लगभग 1,37,000 परिवारों तक इसका लाभ पहुंचा और उसके साथ साथ डबल इंजन का अर्थ यह है कि इसके साथ साथ जोड़ दिया गया मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना को, तो 3 लाख अतिरिक्त परिवारों को भी इसका लाभ मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना, उसने भी गति इन्हीं 5 वर्षों में पकड़ी। लगभग 15,000 उसके लाभार्थी रहे, 7,000 से अधिक शहरी और 8,000 से अधिक ग्रामीण क्षेत्र में। और उसके साथ साथ जुड़ गया मुख्यमंत्री आवास योजना, लगभग 7,000 उसमें। आयुष्मान भारत, 4 लाख पंजीकरण, 1 लाख लाभार्थी, और साथ जुड़ गया हिम केयर जिसके 5 लाख पंजीकरण, 2 लाख लाभार्थी। तो कहने का तात्पर्य कि मोदी जी की जितनी भी योजनाएं केंद्र से जिनका प्रारंभ हुआ उनको प्रदेश में तीव्र गति से उतारने का कार्य हुआ, और साथ ही साथ जोड़ दी गई बहुत सी प्रदेश से निर्माणित की हुई योजनाएं, उसे कहते हैं डबल। मुझे लगता है कि आम मानस ये बात समझ चुका है कि जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में इन हिमालयन प्रदेशों का एक प्रमुख रोल, प्रमुख भूमिका रहने वाली है। जब मोदी जी कहते हैं कि अमृतकाल अगले 25 वर्ष में भारत शिखर पटल पर खड़ा होगा, तो कहाँ से वो साधन सुसाधन कहाँ से जुटाएंगे? वो इन्हीं पहाड़ों में, हिमालय के पहाड़ों में छिपे हुए संसाधन जिनकी ओर कांग्रेसी सरकारों ने कभी प्राथमिकता नहीं दी। और मुझे विश्वास है कि चूंकि अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल रहा है हमारा हिमालय का, अरोमा का, बायोडाइवर्सिटी का, इसे लेकर के वैल्यू एडिशन होगा। क्योंकि पिछले 75 वर्षों में अधिकतर भारत के अर्थव्यवस्था में योगदान रहा पश्चिम के राज्यों का, दक्षिण के राज्यों का। अब समय आया है हिमालय के राज्यों का, और मुझे लगता है कि हमारे लिए अवसर है ये सुनिश्चित करने का कि मोदी जी की सरकार दिल्ली में और उसी की अनुकूलता से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में हो, ताकि हिमाचल प्रदेश अमृतकाल में भारत के विकास में, भारत के शिखर पटल पहुंचने की यात्रा में अपनी एक सम्मानजनक पर्याप्त भूमिका निभा सके। इसके अतिरिक्त आपने कुछ कहना होगा तो हम उसी के अनुसार आगे बात बढ़ाएंगे। जितेंद्र जी, आपने कहा है कि महिलाओं को जो 33% जो नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन महिलाएं जो है वो ये कह रही हैं कि बीजेपी जो है वो जुमलों वाली पार्टी है और ये 33% के 50% कर दे, नौकरियां देनी नहीं है तो चाहिए 50% कर दे। इसके ऊपर आप क्या कहें? नहीं, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके मैनिफेस्टो को लेकर के व्यंग भी किया गया और फिर भी मैनिफेस्टो धरती पर ही उतरा। सन 1952 में जब से पहला चुनाव हमने लड़ा था लोकसभा का, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में, तब से लेकर के आज तक एक बिंदु हर मैनिफेस्टो में आता था और इसी प्रकार उसका मजाक उड़ाया जाता था। वो क्या था कि 370 को हटाएंगे, और इसी प्रकार कांग्रेस के नेता भी और बहुत सारे पत्रकार मित्र भी हमारे साथ व्यंग करते कि साहब कल मैनिफेस्टो जारी होना है जनसंघ का या भारतीय जनता पार्टी का, हमें तो पहले ही मालूम है क्या लिखा है। उसमें लिखा होगा 370 हटाएंगे, उसमें लिखा होगा राम जन्मभूमि, राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं। आपने देखा जब उपयुक्त समय आया, जब अवसर मिला, जब क्षमता, जब हमारे पास उस प्रकार की व्यवस्था बनी, तो भारतीय जनता पार्टी ने ही अपने मैनिफेस्टो पर अमल करने का कार्य किया। 370 हटाने का भी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा हुआ, और ये बार बार कहा जाता था कि जब तक भारतीय जनता पार्टी को पर्याप्त बहुमत नहीं मिलेगा ये संभव नहीं हो, जैसे ही होगा किया जाएगा। इसी प्रकार राम मंदिर शिलान्यास तो राजीव गांधी कर गए थे, मंदिर तो अभी बना। तो कहने का तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रमाणित पार्टी है जो अपने घोषणा पत्र पर अमल करती है, क्योंकि एक संवैधानिक प्रक्रिया से चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का अपना भी एक संविधान है, और जिस प्रकार हम बाहर लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हैं, भीतरी लोकतांत्रिक एक व्यवस्था भी है। सबसे चर्चा करके निर्णय लिए जाते हैं। चेक्स बैलेंसेस की पार्टी, ऐसा नहीं है कि रसोई में बैठे निर्णय होते हैं, खाना परोसते हुए निर्णय होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि भारत की जनता और हिमाचल की जनता ये समझ चुकी है कि यदि कोई विश्वसनीय कथन कहीं से आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से ही आ रहा है। कांग्रेस पर वो अपना विश्वास खो बैठे हैं। सर, विभागों में ही 70,000 जो हिमाचल में जो नौकरी है वो पद खाली पड़े हुए हैं, वो ही नहीं प्रदेश का जो भर पाई है, तो आगे क्या कर पाएंगे?
वो भी भरे जाएंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि आपने अच्छा किया ये बात छेड़ी। कोई भी सरकार विश्व में कहीं भी हो, हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, एक जिम्मेवार सरकार ये योजनाएं अवश्य बनाने का प्रयास करती है कि हर व्यक्ति को, हर युवा को अपनी लिए रोजगार कमाने की उसमें क्षमता पैदा हो, क्षमता निर्माणित हो। और इसी को लेकर के मोदी जी ने 2015 में लाल किले से कहा था स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। उसको भी पहुंचने में यहाँ लगा। ये आज का घोषणा पत्र है जो कल नड्डा जी जारी करके गए हैं, जिसमें 900 करोड़ रुपया रखा गया है स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए, और उसके अतिरिक्त 3 लाख नौकरियों का। और इसमें भी जब मोदी जी ने कहा था कि 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी, तो तब भी यही कहा गया, लेकिन 75,000 की पहली किस्त उन्होंने जारी कर दी अभी 1 सप्ताह पहले। और मेरा ही विभाग है डीओपीटी का, और आने वाले समय में बाकी भी होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रमाणित ढंग से जो कहा जा रहा है उस पर अमल किया जा रहा है। और जहां स्टार्टअप्स का संबंध है, जब हम 900 करोड़ स्टार्टअप्स की बात करते हैं, जो मैंने कुछ क्षण पहले कहा कि यहाँ के अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल्स है। एग्रीटेक स्टार्टअप्स का एक यहाँ पर बहुत बड़ा सरमाया है, बहुत बड़ी भारी संपत्ति है इन पहाड़ों में, जिसकी ओर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम स्टार्टअप्स में भी अधिकतर आईटी की तरफ ध्यान देते रहे, इसलिए इन पहाड़ी राज्यों की तरफ किसी की तवज्जो नहीं गई। लेकिन आने वाले समय में यही भारत की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाने वाले हैं। सर, आपने कहा कि 3 लाख नौकरियां जो है वो भाजपा सरकार देगी। अगर बात करें 817 पोस्ट कोड की, तो 2.5 साल का समय उसे बीत गया है। युवा आपके ऊपर कैसे विश्वास करे? और रोजगार देने की आप बात करें, एक पोस्ट कोड जो 2.5 साल से लटक कर रह गया है, लाखों युवाओं ने, उस 3 लाख के करीब उसमें युवाओं ने आवेदन किया था, लेकिन फिर भी वो कोर्ट के चक्कर काट रहा है। तो कैसे युवा ये विश्वास करे कि आपने जो 3 लाख की जो नौकरियां आप देने का वादा कर रहे हैं वो पूरी होंगी, जो कि अभी तक 817 का हल नहीं कर पाई है? यही सरकार थी ये पिछले 5 वर्षों में जिसने स्वावलंबन योजना लाई। और यदि आप एग्जैक्ट आंकड़े चाहती हैं तो 3,690 उससे यूनिटें लगी, और 10,022 युवाओं को उससे रोजगार मिला। ये वही युवा है। अगर आप समझती हैं कि मैंने वही कहा कि रोजगार देने का अर्थ ये नहीं कि सरकारी नौकरी ही देना केवल, लेकिन रोजगार के अवसर बनने। इसीलिए पहली बार हिमाचल के घोषणा पत्र में स्टार्टअप्स का उल्लेख आया है। स्टार्टअप अलग है ना सर? अलग नहीं है, रोजगार से जुड़ा हुआ है। बेसिक रोजगार से जुड़ा हुआ है, लेकिन जिन बच्चों ने आगे आकर के इतनी फीस भरने के बावजूद वो उस पर सरकार जो है वो कोई फैसला नहीं ले पाई और कोर्ट में वो केस चला गया। तो ऐसा है कि जब कोर्ट में होगा तो उसमें थोड़ा विलंब होगा। उसमें हर बार हर अवसर पर सरकार पूरी तरह से जिम्मेवार नहीं रहती, लेकिन जो भी उसमें से सबसे अच्छा सरल विकल्प होगा उस पर यही सरकार अमल कर पाएगी। पवन शर्मा